मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर। देहरादून जीटीसी हेलीपैड से होंगे रवाना। अमरदीप होटल में मीडिया से करेंगे बातचीत। पौड़ी में भालू ने युवक पर किया हमला। घायल युवक को जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया। हल्की चोटें, हालत स्थिर। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलेगा व्यापक प्रशिक्षण। 5 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक। उत्तराखंड से 6 कार्यकर्ताओं की समिति होगी शामिल। थराली में देवार गांव के ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। सड़क निर्माण जल्द शुरू करने की मांग। देहरादून के कालसी क्षेत्र में बस दुर्घटना, कई घायल। एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राहत कार्य त्वरित करने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में 5 से 10% तक का इजाफा होगा। ये कदम मुख्य रूप से सरकार के राजस्व लक्ष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इसमें आबकारी से 5,000 करोड़ रुपए से लेकर अधिक का राजस्व जुटाना शामिल है। नई दरें नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगी, यानी कि 1 अप्रैल से ये लागू की जाएंगी। नई नीति के तहत हर साल शराब की कीमत बढ़ाना योजना का हिस्सा होगी। इससे शराब पीने वालों के लिए खर्च बढ़ जाएगा और उपभोक्ताओं को अपनी खरीदारी और बजट में समायोजन करना होगा। सरकार का मकसद न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि नशे पर नियंत्रण और व्यवस्थित आबकारी प्रणाली को सुनिश्चित करना है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की आपको हम बता रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 5 से 10% तक शराब महंगी होगी। मुख्य रूप से सरकार की जो पेटी है उसमें जो सरकार का राज्य का जो पेटी होती है, जिसमें बजट होता है, उसे बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये योजना अपनाई जा रही है, जिससे अब हर साल जब वित्तीय वर्ष आएगा तो शराब की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। फिलहाल 5 से 10% तक का इजाफा अब शराब को लेकर यहां पर किया जा रहा है, जो कि नए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद नैनीताल के दौरे पर हैं। बता दें कि आज वो इस दौरान हल्द्वानी क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जानकारी भी दी है कि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से रवाना होंगे, फिर दोपहर 1 बजे हल्द्वानी के एफटीआई हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से अमरदीप होटल जाएंगे। प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2:50 पर होटल से निकलेंगे और 3 बजे एमबी इंटर कॉलेज मैदान हल्द्वानी पहुंचेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जमरानी बांध परियोजना स्थल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे जमरानी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा गोलापार हेलीपैड काठगोदाम पहुंचेंगे। वहां से वो कार द्वारा सर्किट हाउस काठगोदाम जाएंगे और रात में वहीं रुकेंगे। तो अगली खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के चरण गांव में जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना हुआ है। सोमवार सुबह गांव के पास एक भालू ने एक लड़के के ऊपर हमला कर दिया। भालू युवक को झाड़ियों की ओर खींच ले गया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद भालू वहां से भाग गया। हमले में बता दें, घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया। फिलहाल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन डॉक्टर विकासदीप ने बताया कि युवक को हल्की चोटें आई हैं और उसकी हालत पूरी तरह से अब सामान्य है। एहतियात के तौर पर युवक की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में पहले से ही गुलदार और भालू की दहशत बनी हुई है। ग्रामीण कई दिनों से परेशान है। पिछले कई दिनों से भालू की आवाजाही क्षेत्र में बनी हुई थी। अब इस हमले के बाद लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
इस मामले में अब अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने कहा कि जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपने संज्ञान में दिया है, बालू की शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शक किसी का अभी तक वीडियो ऐसा कोई वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए वन विभाग को भी इसकी जानकारी है, वो भी इस चीज का संज्ञान ले रही है और वो भी जांच करने में लगे हुए हैं इसमें। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, हम लगातार वन जंतु और सामान्य जनता के बीच में हम, क्योंकि लगातार हम लकड़ी के लिए, घास के लिए हम लगातार जंगलों की ओर जा रहे हैं और जंगल से जानवर भी आ रहे थे, एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ के लिए। हमने ट्रीटमेंट भी दिया और मेडिकल भी हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, पेशेंट ठीक है और इंजरीज हमारे देखे से तो अभी सिंपल ही हैं, बाकी एडमिट कर लिया है। कि आज सुबह 8:30-9 बजे की ये घटना है और जिस रोड पे हमला किया है ये लड़का बिचली राई गांव का है और ये वहाँ पे नौकरी करता है फॉरेस्ट फार्म में। और जिस रोड में ये घटना बताई जा रही है, मैं कम से कम पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भालू की एक्टिविटीज दिख रही हैं, लोगों ने देखा है पेड़ तोड़े, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्य। आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है जहां प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री कुंदन परिहार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को लगातार सीख देती रहती है। ये प्रशिक्षण सिर्फ चुनाव और संगठन के काम के लिए ही नहीं बल्कि भाजपा के विचारों को समाज में उतारने के लिए भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इससे उद्देश्य से भाजपा समय समय पर बैठक और कार्यशालाएं होती रहती है। कुंदन परिहार ने जानकारी दी है कि आगामी 5 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रशिक्षण विभाग की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में देश भर से राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं की समितियां शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से भी 6 कार्यकर्ताओं की एक समिति बनाई गई है जो दिल्ली में होने वाली इस बैठक में शामिल होगी। बैठक के बाद वहां से मिले मार्गदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को उसी तर्ज पर प्रशिक्षण देकर उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को न केवल चुनाव में, न केवल संगठन संरचना में, बल्कि वो कार्यकर्ता कैसे प्रशिक्षित हो इसके लिए भी उनको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करती है। और हम इस स्तर पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हमारे मंडल के स्तर तक एक प्रशिक्षण अभियान चलाने वाले हैं। और चूंकि प्रशिक्षित होकर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के आचार विचार से प्रशिक्षित होकर के समाज जीवन में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए प्रशिक्षण बहुत अवश्यंभावी है। और हम उन खबर धराली से है जहां पर ग्राम पंचायत सिमली के देवार गांव के ग्रामीण मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता से मुलाकात करके जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 3 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। सड़क का सर्वे करीब 5 से 6 साल पहले हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि देवार गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फतेह सिंह बुटोला का गांव है। इसके बावजूद आज भी यहाँ पर गांव सड़क सुविधा से वंचित है। सड़क की मांग को लेकर वो कई बार लोक निर्माण विभाग के दफ्तर जा चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। वहीं इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है और कहा कि राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू कराया जाएगा। एक्सपीडाइट करने के लिए बोल रहे थे, तो इसको हमने देखा है, उसका संयुक्त निरीक्षण होना है और इसको हम एक्सपीडाइट कर रहे हैं और वो संतुष्ट हो गए चले गए। चैनल को धन्यवाद। हमारे जो यहाँ पे आने का जो मकसद था, और हमारे साथ आप देख सकते हैं सब माताएं आ रखी हैं। हमारी जो रोड थी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फतेह सिंह जी के गांव से हम आते हैं। ग्राम सभा सिमली का तोक है देवार, तो 21 हम निरंतर यहाँ पे आ रहे हैं और जो फाइल है अपने हम बराबर से जितना होता है उतना हम चला ही रहे हैं कागज पत्र को। मतलब आज तक इस पर कभी भी अमल नहीं हुआ, केवल आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर जैसे करते सर कुछ ढाक के 3 बात बोलते हैं। तो हम आज
जो हमारे साथ हमारे जो माताएं आ रखे हैं, आज पूरा शिष्टमंडल हमारा यहाँ पर आ रखा है। तो हमने अभी एक्शन साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे गांव में हमें बहुत परेशानियां हो रही है, जहां की कई सालों से जो रोड हमारी सीधे मतलब बाई रोड सनकोट ईड़ा के लिए गई है, वही रोड से हमें ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। कई बार मतलब हमने यहाँ पे जो रोड की मांग की थी, वो फाइलें हमारे जो लोग हैं गांव के जो पुरुष लोग हैं, उन लोगों ने वो फाइल यहाँ तक आगे से यहाँ तक भी वो फाइलें कितनी बार यहाँ तो देहरादून के कालसी क्षेत्र में कानू मीनस मोटर मार्ग पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि घायलों को रेस्क्यू करके मेडिकल टीम की मदद से उप जिला अस्पताल विकासनगर भेजा गया है और साथ ही साथ कलसी में हुई बस दुर्घटना में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए देहरादून के दून अस्पताल में भी पूरी तैयारी कर ली गई। सीएमओ के निर्देश पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 10 बेड विशेष रूप से आरक्षित किए गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम को तैनात कर दिया है ताकि घायलों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बेड रिजर्व रखे गए हैं। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी सीएमओ साहब के द्वारा, तो हमने हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहां से आता है तो मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया। साथ ही और जो बाद एलाइड ब्रांचेस हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी। तो जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी फिर से एक बार सुर्खियों में है। रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि जनता की पीड़ा विद्युत विभाग और सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही। अधिकारियों और बिजली चोरों की मिली भगत के कारण अधिकांश वितरण खंडों में लाइन लॉस बहुत अधिक है। जून 2025 तक लाइन लॉस कई क्षेत्रों में 30 से 40% तक पहुंच गया था। वहीं रुड़की शहरी क्षेत्र में 40%, रामनगर में 35.46% और हल्द्वानी में 26.41% लॉस रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह के अवैध गठजोड़ को रोकना जरूरी है ताकि जनता को सस्ती बिजली मिल सके। उन्होंने सरकार और विधायकों से मांग की है कि बिजली चोरी पर रोक लगाई जाए और जनता को न्याय मिले। उसका तो ये हाल है कि इतना ज्यादा चोरों का आतंक है, बिजली चोरों का, कि प्रदेश की जनता करा रही और लगातार जिस तरह से लाइन लॉस बढ़ रहा है उससे बिजली महंगी हो रही है। लगातार सरकार बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर रही है और उसका नतीजा यह है कि कई तरह के जज या कर लगा के जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा सरकार ने इन अधिकारी को खुली छूट क्यों दे रखी है, इन चोरों को खुली छूट क्यों दे रखी है। ये आप समझ लीजिए, अगर मैं विद्युत वितरण खंडवार बात करूं, विद्युत वितरण खंड जो है जो ग्रामीण है रुड़की का 40.0%, बताइए 40% लाइन लॉस होना है। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य के पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अपराध और कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी गढ़वाल और कुमाऊं रेंज प्रभारी, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीजीपी ने कई पुलिस कर्मियों को लापरवाही के कारण निलंबित किया है और साथ ही साथ डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गंभीर आपराधिक मामलों में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लैंड फ्रॉड मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीओ की शुरुआती जांच अनिवार्य होगी। साथ ही सिविल मामलों में दखल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय से लंबित भूमि संबंधी मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं दीपक सेठ। डीजीपी द्वारा ली गई इस बैठक में पुलिस कर्मियों को साफ निर्देश दिए गए, किसी भी तरीके की लापरवाही किसी भी केस में नहीं बरती जाएगी और अगर कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार की लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर शिवाजी नगर में प्रीति रावत की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी तमंचा बाबा काली कमली के बगीचे से बरामद कर लिया है।
तमंचे के अंदर ही गोली का खोखा भी फंसा हुआ था। हत्या के बाद फरार होने के लिए जिस स्कूटी का आरोपी सुरेश गुप्ता ने इस्तेमाल किया वो भी पुलिस के कब्जे में आ चुकी है। वहीं सुरेश गुप्ता को पहले न्यायालय में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अब एसपी देहात जया बलूनी ने यह भी बताया कि सुरेश गुप्ता पुलिस के सवालों से गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वो टूट गया और हत्या में इस्तेमाल देसी तमंचा खुद बगीचे से बरामद करवाया। एसपी ने बताया कि अब पुलिस का फोकस उस व्यक्ति की तलाश पर है जिसने सुरेश गुप्ता को ये तमंचा दिया था। सुरेश गुप्ता द्वारा बताए गए नाम की पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में भी गिरफ्तारी की संभावना है। जरूरत पड़ने पर आरोपी की पीसीआर और ठोस पूछताछ भी की जाएगी। राज्य में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। जी हां, नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। अब जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को इस प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाया जाएगा और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से की जाएगी। इस प्राधिकरण में बता दें प्रोफेसर और विद्वानों को चुना गया है जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए सिलेबस तय करेंगे। अब ये जिम्मेदारी तय करेगी कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिलेगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काशमी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये प्राधिकरण और एक ऐतिहासिक कदम है और अल्पसंख्यक शिक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं राज्य के अपने लोकप्रिय अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा। तो अगली खबर देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यालय में जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र से पहले से चल रहे विकास कार्यों की जांच पड़ताल और समीक्षा की। अधिकारियों से ये कहा गया कि किस स्थिति में काम है और आगे क्या किया जाना है ताकि विकास योजनाएं समय पर पूरी हों और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बता दें कि बैठक में मंत्री ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चामासारी, सरोना और अन्य क्षेत्रों में पानी की समस्याओं को 3 दिन के भीतर दुरुस्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समझ के साथ काम करने पर विशेष जोर दिया। खासकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्माण और अन्य कार्य जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह साफ कहा है कि विकास कार्यों से जुड़े हुए शासन स्तर पर रुके हुए सभी प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाकर आम जनता को समय पर लाभ पहुंचाया जाए। बता दें कि बैठक में संबंधित विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, महानिदेशक दीपम सेठ ने महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में गंभीर लापरवाही बरतने वाले एम्स चौकी प्रभारी एसआई साहिल वशिष्ठ को निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार इस घटना में पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई और जांच में गंभीर चूक सामने आई है। डीजीपी दीपम सेठ ने साफ शब्दों में कहा कि गंभीर अपराधों में लापरवाही करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दोहराया कि पुलिस की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत जवाबदेही तय की जाए और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस कदम से स्पष्ट संदेश भी गया है कि उत्तराखंड पुलिस अब किसी भी गंभीर अपराध में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कदम को पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार और जनता का भरोसा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
तो खबर देहरादून से है, जहां पर बीते 5 दिनों में 3 युवतियों की हत्या से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इन घटनाओं के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तराखंड पहले ही हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों के मामले में सबसे ऊपर रहा है। अब लगातार दिन दहाड़े हो रही हत्याओं से ये साफ है कि अपराधियों के हौसले काफी बढ़ चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपराधी बिना किसी डर के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इससे ये सवाल उठता है कि या तो उन्हें सत्ता की सुरक्षा मिल रही है या फिर राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की सोच और कामकाज दोनों ही कमजोर नजर आ रहे हैं। सरकार अपराध रोकने पर पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो हालात की गंभीरता को समझे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसके बाद कानून का डर लोगों में पैदा जरूर करें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्रम को जो पिछले 4-8 सालों से उत्तराखंड में घटित हो रहा है, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है महिला अपराध में हमने 9 हिमालयी राज्यों को पछाड़ दिया। इसका श्रेय मैं भाजपा नेतृत्व को देना चाहती हूँ। जिस तरह की भेदभाव वाली, समाज को बांटने वाली और नफरत की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह की सोच को वो थोप रहे हैं जनता के ऊपर, उससे जो है अपराधियों के मंसूबे बहुत मजबूत हो रहे हैं। यहाँ जिस तरह से संरक्षण प्राप्त हो रहा है अपराधियों को, कोई डर, कोई भय, कोई रसूख नहीं दिखाई पड़ता शासन प्रशासन का या कानूनी व्यवस्था का इन अपराधियों के दिल में। देहरादून जिले में जहां सारे मंत्री, संतरी, विधायक, सारे नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस के आला अधिकारी, सब लोग यहाँ पर जिनका आवास भी है और कार्यालय भी है। कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है, जो कि हिंदू समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहना है कि वो हिंदू समुदाय की भावनाओं की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने दुकानदार से कई बार अनुरोध किया कि वो अपना दुकान का नाम बदल लें, लेकिन दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो केवल अपनी बात कहना चाहते हैं और किसी को परेशान करना नहीं चाहते। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि ये विवाद अभी भी जारी है और लोगों की नजरें इस पर लगातार बनी हुई है कि आगे क्या होता है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू की जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग भी देख रहे हैं कि कैसे इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होगा और सभी पक्ष कानून का पालन करें। बजरंग दल की तरफ से नहीं करा गया था। बजरंग दल का एक अभियान है जिसका काम उसी का नाम। अगर उसके चलते कुछ कार्यकर्ता उनकी दुकान पर गए, आप बाबा नहीं हो, आपके धर्म में फकीर होते हैं, बाबा हिंदू धर्म में होते हैं। हमारे बाबा सिद्धबलीबीठ महाराज का मंदिर है, उस मंदिर के नाम से आप अपनी दुकान चला रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको सिर्फ इतना बोला था कि आप इस दुकान का नाम चेंज कर लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड में भी अगर बाबा के नाम से कोई आईडी है तो आप चलाइए। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत माता मंदिर में 4 से 6 फरवरी तक एक बड़ा और खास आयोजन होने जा रहा है। इन 3 दिनों में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की कई बड़ी हस्तियां एक साथ नजर आएंगी। यह आयोजन भारत माता मंदिर में पूर्व परमाध्यक्ष और निवर्तमान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और उनकी मूर्ति के अनावरण को लेकर किया जा रहा है। इसे लेकर मंदिर परिसर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री, संत महात्मा और देश भर की जानी मानी आध्यात्मिक हस्तियां यहां पर शामिल होंगी। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि यह आयोजन 3 दिनों तक 2 सत्रों में होगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति, देश के हालात और आध्यात्मिक मूल्यों पर चर्चा भी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के विचारों और उनके संदेश को समाज और राष्ट्र तक पहुंचाना है। हमारे पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर पर हम एकता का संदेश देने के लिए सभी विचारकों को, तत्ववेत्ता, मनीषी, दार्शनिकों को हमने आमंत्रित किया है। भारत के शीर्षस्थ धर्माचार्य यहाँ आ रहे हैं। हमने माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित किया है। आदरणीय योगी जी यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यहाँ के माननीय राज्यपाल
और अलग अलग अनेक प्रदेशों के राज्यपाल यहाँ आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ अनेक कलाकार, विचारक, चित्रकार, साहित्यकार, अनेक लेखक और कई देशों के प्रतिभागी आ रहे हैं। यहाँ आप आंगन में देख रहे होंगे, इंग्लैंड से लोग दिख जाएंगे, आपको अमेरिका से दिख जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, खबर ऋषिकेश से है, जहां पर खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से 7 और 8 फरवरी को 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 7 फरवरी को पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता होगी। वहीं 8 फरवरी को उत्तराखंड की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यह प्रतियोगिता हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में होगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से बड़े और नामी खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचेंगे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रखना है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। संगठन के अध्यक्ष विवेक तिवारी ने बताया कि हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन युवाओं को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार मिस्टर हिमालय का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को 61,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा अन्य विजेताओं को भी अलग अलग इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं आयोजकों को उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और उसके साथ ही साथ उन्हें नशे से दूर रखा जाए। इसके लिए ये मुहिम यहां पर चलाई जा रही है। हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इस बार भी 7 और 8 फरवरी को ये प्रतियोगिता होगी। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया लेवल की एक बड़ी प्रतियोगिता कराने जा रही है। हर वर्ष ये होती है, इस बार 9वीं बार होने जा रही है और ये इस बार ऋषिकेश में आशीर्वाद वाटिका में कराई जाएगी और बहुत ही भव्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें कई वेट कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर जूनियर उत्तराखंड, मिस्टर हिमालय, मिस्टर ऋषिकेश, मिस्टर मैन फिजिक, इसमें प्रतियोगिता वुमेन बॉडी बिल्डर भी चुनी जाएगी और साथ के साथ आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी। वेट कैटेगरी में होगी, ये अलग एज ग्रुप में होगी प्रतियोगिता। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मिस्टर हिमालय के लिए कैश प्राइस मनी रखी हुई है 61,000 रुपए रखी गई है। खबर नैनीताल से है, जहां पर भीमताल क्षेत्र से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। भीमताल के जूना स्टेट इलाके में गुलदार के हमले में 60 साल की महिला गंगा देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंगा देवी बीते शाम अपने घर के पास पशुओं के लिए चारा लेने गई थी और इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। आज सुबह गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल के पास महिला का शव मिला और इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लगातार हो रहे हमले से जान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले धारी ब्लॉक में भी गुलदार 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और अब भीमताल ब्लॉक में हुई इस घटना से चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले साल भी भीमताल क्षेत्र में बाघ और गुलदार के हमलों में 5 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि गुलदार को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। खबर नैनीताल से आपको बता दें, जहां पर गुलदार ने एक महिला को, जो कि 60 साल की महिला थी, उसे अपना शिकार बना लिया और इससे पहले भी 3 महिलाओं को ये गुलदार शिकार बना चुका है, जिसके चलते अब भीमताल क्षेत्र में लोगों में एक दहशत का माहौल है। 60 साल की महिला की इस गुलदार के झपट्टे के चलते मौत हो चुकी है। खबर नैनीताल। हमारे एक युवा व्यापारी हैं ललित, इनकी माताजी थी जो कल घास के लिए गई हुई थी और हमेशा जाती थी और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा, जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं और इनके परिवार को सही मुआवजा मिले। अभी एग्जैक्टली ऐसा कहा जाना तो सही नहीं है, वैसे वन्य जीव का ही लग रहा है
और ये जो हैं कल 11 बजे से, जैसा मुझे पता चला कि 11 बजे से घास काटने के लिए गई हुई थी। अमूमन ये 1 बजे तक वापस आ जाती थी। इनके पुत्र द्वारा हमको कल 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास संपर्क किया गया कि माताजी लौटी नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि आप एक बार पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज करवा दीजिए। देखिए, विधानसभा भीमताल में ये चौथी घटना है और चारों बार महिलाओं को ही अपना निवाला बनाया है, चाहे लेपर्ड हो चाहे बाघ हो। बड़े दुख की बात है कि एक ओर हम लोग पलायन कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और जो लोग रुक रहे हैं उनको कभी जंगली जानवर मार रहे हैं, कभी बंदरों का नुकसान हो रहा, कभी अन्य जानवरों का नुकसान हो रहा। निश्चित रूप से ये बड़ी सोचनीय विषय है। तो देहरादून जिले में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रोकथाम और समय पर जांच के लिए पूरी तैयारियां की हैं। विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े अस्पतालों तक जांच और इलाज की एक मजबूत व्यवस्था बनाई है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय पर जांच हो जाए तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं की जांच की जा रही है। इसके लिए जरूरी जांच किट और सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। जिन महिलाओं में बीमारी के लक्षण या फिर शक पाया जाता है उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है। ये व्यवस्था पहले से ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। सीएमओ ने बताया कि अब सरकार की ओर से HPV वैक्सीन भी लगाई जाएगी, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो सकेगा। ये वैक्सीन 14 से 15 साल की बच्चियों को एक ही डोज में दी जाएगी। देहरादून जिले में करीब 22,000 किशोरियां इस अभियान में शामिल होंगी। हाँ, देखिए, जहाँ से सर्वाइकल कैंसर की बात करें, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ये एक कारण है महिलाओं की मृत्यु का, जो सर्वाइकल कैंसर है। और पहले से ही हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लेवल पे अगर हम बात करें, CHO लेवल पे बात करें, तो हमारा जो है स्क्रीनिंग के जो टूल्स हैं हमने उनको उपलब्ध कराए हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग वो कर सके, सिम्टोमेटिकली भी, और VI किट भी उनको उपलब्ध कराई गई है ताकि वो उसको स्क्रीन कर सकें। और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको हायर एग्जामिनेशन के लिए वो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में उसको रेफर करें। तो ये हमारा पहले से सिस्टम चल रहा है सिम्टोमेटिकली स्क्रीनिंग का, और VI किट के माध्यम से जो स्क्रीनिंग का है वो सिस्टम पहले से चल रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।